तो अब मैं बढ़ने वाला हूं कैंट साइकिल पर। किस पर? कैंट साइकिल पर। और कैंट साइकिल को भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैंट साइकिल का यूज करने से मेमोरी कैसे सेव होती है। अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे विदाउट कैंट साइकिल और उसके बाद में प्रोग्रामिंग करूंगा विद द हेल्प ऑफ द कैंट साइकिल। तो आप देखिएगा कि जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है कैंट साइकिल में एज कंपेयर टू विदाउट कैंट साइकिल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैंट साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज द कैंट साइकिल। और कैंट साइकिल का मैंने आपको बताया है, कैंट साइकिल का मैंने आपको बताया कि कैंट साइकिल कहाँ यूज में ली जाती है, कैंट साइकिल कहाँ यूज में ली जाती है। तो अब मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको कैंट साइकिल के लिए, और उस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, विदाउट कैंट साइकिल, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है कि कैंट साइकिल कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन को विदाउट कैंट साइकिल विद द हेल्प ऑफ द जी कोड एंड एम कोड्स आपको उसको सॉल्व करना है। आपको उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैंट साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज द कैंट साइकिल। और हमें क्या करना है? देखिए, मैं आपको एक वर्कपीस दे रहा हूँ और उस वर्कपीस पर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दूंगा और इन 3 कोऑर्डिनेट्स पे आपको होल करने हैं। क्या करने हैं? होल करने हैं। पहला कोऑर्डिनेट है आपका 2,6, सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका 4,4 और जो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है इट इज 6,2। इट इज 6,2। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर जो जो पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको करनी है ड्रिलिंग। तो गाइज, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इन तीनों कोऑर्डिनेट्स पर ड्रिलिंग करनी है। क्या करनी है? इन तीनों कोऑर्डिनेट्स पर ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिलिंग इन द सेंस हमें ड्रिल टूल को यहां लाना है और कुछ डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करना है, फिर बाहर निकालना है, फिर यहां लेके आना है, ड्रिलिंग करना है, बाहर निकालना है, फिर वहां लाना है, ड्रिलिंग करना है और बाहर निकालना है। तो जो भी स्टेप्स आप यहां करते हो ना, उसको कोडिंग फॉर्मेट में लिख दीजिए। यहां पर कोई सर्कुलर इंटरपोलेशन नहीं है, यहां पर सिर्फ लीनियर इंटरपोलेशन है। इसका डेप्थ में जाना भी लीनियर इंटरपोलेशन है और इसका दूसरे कोऑर्डिनेट पर आना भी लीनियर इंटरपोलेशन है। तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियो पॉज कीजिए। आप क्या कीजिए, आप जो भी इंक्रीमेंटल सिस्टम यूज में लेना चाहते हो, जो भी आप डायमेंशनिंग सिस्टम यूज में लेना चाहते हो, सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप टूल को यहां से यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ होल करेंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ होल करेंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ होल करेंगे। तो एक बार कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ विदाउट कैंट साइकिल। विदाउट कैंट साइकिल कि विदाउट कैंट साइकिल हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो विदाउट कैंट साइकिल में आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? मेरे साथ बोलेंगे सीक्वेंस नंबर। क्या लिखना होता है? सीक्वेंस नंबर N01। N01 लिखने के बाद आप चूज करते हो कि आपको एब्सोल्यूट चाहिए या इंक्रीमेंटल चाहिए। तो हम क्या लेते हैं? हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम यहाँ पर एब्सोल्यूट सिस्टम ही यूज में लेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर Z90। क्या लेंगे हम यहाँ पर? Z90। उसके बाद हम चूज करते हैं डायमेंशनिंग सिस्टम। उसके बाद हम क्या चूज करते हैं? डायमेंशनिंग सिस्टम। तो हम मैट्रिक सिस्टम यूज में लेते हैं तो हम यूज में लेंगे मैट्रिक सिस्टम। तो बताइए मैट्रिक सिस्टम का कोड क्या होता है? Z71। और यहाँ पर क्या आएगा आपके? एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पर क्या आएगा आपके? एंड ऑफ ब्लॉक। तो अब आपने मशीन को बता दिया है कि हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज में लेंगे, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग लेंगे और क्या लेंगे यहाँ पर 71 में हम मैट्रिक डायमेंशनिंग सिस्टम को हम यूज में लेने वाले हैं। उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप करते हो टूल को सिलेक्शन। टूल को आप क्या करते हो? स्पिंडल को रोटेट करते हो, कूलेंट को ऑन करते हो, स्पीड प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो वो चीजें हम करनी है। तो अब हम क्या डालेंगे? सीक्वेंस नंबर 2। हम क्या डालेंगे? सीक्वेंस नंबर 2 डालेंगे। रैपिड ट्रांसफर कैसे किया जाता है? Z00। सबसे पहले आप कहां करना चाहते हो? ले लीजिए, दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 3। तो आप डालिए X2, Y6, X2, Y6 और Z2। यानी आप वर्कपीस से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे टूल को। किसको रखेंगे? टूल को थोड़ा सा ऊपर। तो आपका टूल आ जाएगा यहां से जल्दी से यहां पर 2, 6 और Z बाहर की ओर। 2, 6 और Z बाहर की ओर। ये तीनों यहां पर पॉजिटिव है, ये तीनों यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया है? टूल को यहां बुला लिया कि यहां पर आपको क्या करनी है? ड्रिलिंग करनी है। यहां पर आपको क्या करनी है? ड्रिलिंग करनी है। अब मैं क्या करूंगा? टूल को भी तो सेलेक्ट करूंगा, कूलेंट को भी तो ऑन करूंगा, स्पिंडल को भी तो रोटेट करूंगा। तो डालिए N03। N03 के बाद में क्या डालूंगा? बताइए।
N03 के बाद क्या आता है, ठीक है, आपने यहाँ बुला लिया है टूल को, N03 के बाद आता है आपका टूल का सिलेक्शन, क्या आता है, टूल का सिलेक्शन। सो दिस विल बी M06। कौन सा टूल लेना चाहेंगे आप बताइए, T07, T08, T99, T12, जो भी टूल लेना चाहते हो आप लिख लीजिए T12 से फॉर एग्जांपल एंड ऑफ ब्लॉक। अब आपने टूल को सेलेक्ट कर लिया है, क्या कर लिया है, टूल को भी सेलेक्ट कर लिया है। टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, स्पिंडल को रोटेट करना पड़ता है। किस डायरेक्शन में करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बताइए स्पिंडल को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो स्पिंडल को रोटेट करने के लिए आएगा आपके N04, M03। किस स्पीड पर आपको रोटेट करना है, से फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 600 RPM, 600 RPM एंड ऑफ ब्लॉक, 600 RPM एंड ऑफ ब्लॉक। अब आपका टूल भी सिलेक्ट हो गया है, स्पिंडल भी रोटेट होने लग गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। लास्ट प्रोग्रामिंग में हमने कूलेंट को ऑन नहीं किया था, चलो हम इसमें कूलेंट भी ऑन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कूलेंट भी ऑन कर लेंगे। तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा आपका, N05। क्या आएगा, N05। 05 में क्या होगा, आप करेंगे G01। क्या करेंगे, G01 मतलब आप करेंगे लीनियर इंटरपोलेशन। क्या करेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन यही करेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में करेंगे, Z डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में करेंगे, Z डायरेक्शन में, ठीक है। X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन तो यहाँ है, सो दिस इज द X, दिस Y एंड दिस इज द Z। Z डायरेक्शन में ही तो आपको लीनियर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ होल होगा। Z डायरेक्शन में आप क्या करोगे, होल करने के लिए इंटरपोलेशन करोगे। Z डायरेक्शन में आप क्या करोगे, होल करने के लिए इंटरपोलेशन करोगे। से फॉर एग्जांपल आपके वर्कपीस की थिकनेस है 10 mm, तो आपको Z में कितना अंदर जाना पड़ेगा, -10, क्योंकि ये बोर्ड है 0 तो थिकनेस इसके पीछे की ओर है, तो पीछे की ओर है तो Z में क्या होगा, -10। Z में क्या होगा, -10। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Z -10, Z -10। तो आपका टूल कहाँ जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा। टूल कहाँ जाएगा, ऐसे अंदर। तो Z -10 के बाद क्या करोगे, आपको फीड देनी पड़ेगी, फीड 2। आपको क्या देनी पड़ेगी, फीड देनी पड़ेगी, फीड 2। तो N05, Z01, G01, Z10, F2। कूलेंट ऑन करना चाहो तो कर लो, एंड ऑफ ब्लॉक। जरूर नहीं है कूलेंट को ऑन करना, आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, कूलेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ड्रिलिंग करेगा, ड्रिलिंग कर दी। अब इसको बाहर भी तो निकालना है, तो मशीनिंग करने के बाद हम उसको जल्दी से बाहर निकालते हैं। मशीनिंग करने के बाद हम उसे जल्दी से बाहर निकालते हैं। तो जल्दी से बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, ये रहा G00। तो N06, G00 आपको क्या करना है, बाहर निकालना है उसी पोजीशन पर। तो आप क्या ले लोगे, Z2 एंड ऑफ ब्लॉक, Z2 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। फिर क्या आएगा आपके N07। आपने ड्रिलिंग की, बाहर निकाला, नेक्स्ट होल पे भेजना है। तो नेक्स्ट होल पर आपको जल्दी से भेजना है, तो यहाँ भी क्या आएगा, G00। अब Z चेंज नहीं हो रहा, ओनली X Y चेंज हो रहे हैं। सो दिस विल बी X4, Y4 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आपका टूल यहाँ से जल्दी से यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ड्रिलिंग करनी है, तो यहाँ पर भी लीनियर इंटरपोलेशन होगा। Z डायरेक्शन में X Y चेंज नहीं होंगे, तो दिस विल बी N08, G01। X Y चेंज नहीं होंगे, Z चेंज होगा, कितना होगा, -10। फीड हमने प्रोवाइड कर रखी है, कूलेंट आपका ऑन है, एंड ऑफ ब्लॉक, एंड ऑफ ब्लॉक, बिल्कुल सही है। अब ये क्या करेगा, ड्रिल कर देगा। अब इसको जल्दी से बाहर निकालना है, तो जल्दी से बाहर निकालने के लिए G00, सो N09, G00। XY कोऑर्डिनेट में ही है, XY कोऑर्डिनेट में ही है, लेकिन चेंज कौन हो रहा है बताइए, Z चेंज हो रहा है। 4 पर ही बाहर निकालना है, ऐसा नहीं है इसको चलाते हुए बाहर निकालना है। तो पहले यहाँ से बाहर निकालोगे। देखो बहुत सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताता हूँ ना, यहाँ पर जो भी स्टेप कर रहे हैं ना छोटे छोटे, उन सभी को आपको कोड में लिखना है। तो जब हम ड्रिल करेंगे उसको भी कोड में लिखना है, ड्रिल करने के बाद जब हम बाहर निकालेंगे ना उसको भी कोडिंग में लिखना है। तो बाहर हम अचानक से निकालेंगे जल्दी से, तो जल्दी से मतलब G00। सो G00 आपको कहाँ लाना है, Z2 पे लाना है, दैट इज एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद उसको नेक्स्ट होल के लिए लेके जाना है, तो नेक्स्ट होल के लिए हम ले जाएंगे तो Z चेंज नहीं होगा, आपका X और Y चेंज होगा। Z2 का मतलब पता है क्या है, Z0 का मतलब है कि ये वाला टूल आपके वर्कपीस को टच कर रहा है। Z2 का मतलब है ये टूल यहाँ पर है। तो जब ये टूल आपका यहाँ पहुँच जाएगा, तो जब इसमें जो भी रैपिड मूवमेंट होगा, तो रैपिड मूवमेंट होने के कारण ये आपकी वर्कपीस की सरफेस पर स्क्रैच प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, Z को थोड़ा ऊपर रखते हैं। जब हम मशीनिंग करेंगे ना, तब हम उसको माइनस में फीड देंगे। माइनस में क्या देंगे, फीड देंगे। तो अब आपके टूल को यहाँ लाना है 2 से 3 के कोऑर्डिनेट क्या है 6 2,
तो ये ऐसे मूव करेगा, z चेंज नहीं होगा, कौन चेंज होगा, x और y चेंज होगा। तो देखिए n 0 0, जल्दी से लाना है, और जल्दी से लाने के लिए x6 y2, x6 y2, बिल्कुल सही, x6 और y2। उसके बाद क्या करना है हमें, बिल्कुल उसके बाद हमें करना है ड्रिलिंग। उसके बाद क्या करना है हमें, ड्रिलिंग। तो n11 ड्रिलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर डालेंगे। तो अंदर डालने के लिए क्या होगा, Z01, कितना अंदर डालेंगे, Z-10 एंड ऑफ ब्लॉक, Z-10 एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो रहा हो कि सर हम Z में -2 और -10 ये जो दे रहे हैं उनकी वैल्यू समझ नहीं आ रही, ये मैं आपको वापस समझा देता हूँ। Z2 का मतलब है आपका टूल थोड़ा ऊपर है और वर्कपीस की सरफेस को टच नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, वर्कपीस के सरफेस को टच नहीं कर रहा है। जब आप अंदर डालोगे ना तब इसमें क्या होगा, फीड प्रोवाइड होगा, अंदर डालोगे तब क्या होगा, फीड प्रोवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ डाटा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर XY रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर XY में रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपका टूल XY में वही है, Z डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं Z रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब Z सेम रहेगा। यहाँ पर मैं XY रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो जो रिपीट नहीं हो रहा है ना वो सेम रहता है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो जैसे फीड की बात आती है, तो आप अपने यहाँ पर फीड लिख सकते हैं, अपने यहाँ पर फीड लिख सकते हैं, दिस इज F2 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपने Z2 किया है, क्या किया है, Z2 उसी प्लेस पर बाहर निकाला है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो X4 Y4 Z2। लेकिन देखो ये जो डाटा है और ये वाला जो डाटा है वो सेम है, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, देखिए ये वाला डाटा और ये वाला डाटा सेम है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ चेंज होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, सिर्फ वही लिखना होता है, सिर्फ वही लिखना होता है। अगर आप यहाँ फीड लिखना चाहो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेव F2 एंड ऑफ ब्लॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मशीनिंग होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे कैसे, देखिए अब हम उसको बाहर निकाल देते हैं। सीक्वेंस नंबर क्या है, N11, तो अब क्या आएगा आपका N12 आएगा, क्या आएगा, N12 में हम यहाँ पर ड्रिलिंग कर चुके हैं, अब हमें उसको बाहर निकालना है। क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। तो N12 के बाद क्या आएगा, बाहर निकालने के लिए Z00, XY सेम रहेगा लेकिन Z चेंज होगा, Z कितना हो जाएगा, 2 एंड ऑफ ब्लॉक, Z कितना हो जाएगा, 2 एंड ऑफ ब्लॉक। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब जो भी हमने स्टार्ट कर रखा था, स्टार्ट क्या क्या कर रखा था, हमने कूलेंट स्टार्ट कर रखा था, हमने स्पिंडल स्टार्ट कर रखी थी, हमें उनको क्या करना है, स्टॉप करना है, हमें उनको क्या करना है, स्टॉप करना है। सो N13 में क्या आएगा, N13 में आपको कूलेंट को स्टॉप करना है। किसको स्टॉप करना है, कूलेंट को। तो कूलेंट को हम कैसे स्टॉप करते हैं बताइए, 8 पर हमने कूलेंट को स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ पर होगा, हमने यहाँ पर 8 पर कूलेंट को स्टार्ट किया था, तो किस पर ऑफ होता है, 9 पर। तो ये हो जाएगा आपके M09। हमने स्पिंडल को स्टार्ट किया था M03 पर, किस पर स्टार्ट किया था, M03 पर। तो स्टॉप किस पे होता है, M05 पर, तो हमने स्पिंडल भी स्टॉप कर दी, M05 एंड ऑफ ब्लॉक। तो हमने कूलेंट भी ऑफ कर दिया, स्पिंडल को भी ऑफ कर दिया, स्पिंडल को भी रोक दिया है। ध्यान से देखिए इस प्रोग्रामिंग को, स्पिंडल को भी हमने क्या कर दिया है, रोक दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है प्रीसेट एंड गो टू होम, प्रीसेट एंड गो टू होम। तो अब प्रीसेट लगाएंगे N14, अब क्या लगाएंगे हम, प्रीसेट लगाएंगे एंड गो टू होम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रीसेट लगाएंगे एंड गो टू होम लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अब आपका टूल जहां होना चाहिए था मशीन में वहां जाएगा, जहां होना चाहिए था वहां मशीन में जाएगा। तो दिस विल बी G92। इसके बाद हमें प्रोग्राम भी तो स्टॉप करना है, तो प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, M02 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आपने एक बात यहां पर गौर की होगी कि सर हम यहां पर ड्रिल कर रहे थे, तो ड्रिल में एक कॉमन कमांड थी, क्या थी, वो अंदर डालना और बाहर निकालना। फिर हम यहां ले आएंगे सेम कमांड, अंदर डालना बाहर निकालना। फिर हम यहाँ ले आएंगे सेम कमांड, अंदर डालना बाहर निकालना। मतलब सर कुछ कमांड्स रिपीट हो रही थी। कैसी कमांड रिपीट हो रही थी, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ आप क्या कर रहे थे, ये वाली जो कमांड है इसको देखिए, ये वाली 5 और 6 को देखिए, ठीक है, 8 और 9 को देखिए। तो ये कमांड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, अंदर डाल रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, अंदर डाला बाहर निकाला, अंदर डाला ड्रिल को बाहर निकाला। 11 भी देखिए, अंदर डाला ड्रिल को, 12 देखिए बाहर निकाला। तो जहां पर सर कमांड रिपीट्स हो रही है तो
क्यों ना हम एक ऐसी कमांड बनाएं कि वो ऑटोमेटिकली ही ये वाली कमांड को ले ले, इनको लिखने की जरूरत ही ना पड़े, इनको लिखने की जरूरत ही ना पड़े। तो हाँ बिल्कुल ऐसी कमांड हो सकती है जो नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ड्रिल करने के लिए यूज में ली जाती है। उस कमांड को हम कहते हैं कैंट साइकिल कमांड। उस कमांड को हम क्या कहते हैं? कैंट साइकिल कमांड कहते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग थी, ये प्रोग्रामिंग किसके लिए थी? विदाउट कैंट साइकिल, क्योंकि हमने यहाँ पर हर बेसिक स्टेप को फॉलो किया था कि हम कैसे टूल को मूव करेंगे, कैसे उसको फीड प्रोवाइड करेंगे, कैसे उसको हम वापस बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम उसको कैसे दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैंट साइकिल का यूज कैसे किया जाता है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको विद कैंट साइकिल। क्या बताने वाला हूँ मैं आपको? विद कैंट साइकिल। ये आपकी कैंट साइकिल है। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको बताने वाला हूं विद कैंट साइकिल। तो यहां आप लिख सकते हैं विद कैंट साइकिल, विद कैंट साइकिल। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको विद कैंट साइकिल बताने वाला हूं, विद कैंट साइकिल बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये रब करना है, प्रोग्राम कॉपी में लिखा रहने देना है, लेकिन आपको कहां तक रब करना है वो मैं बता रहा हूं। देखिए N04 तक रब करना है। कहां तक रब करना है? N04। डिफरेंस आएगा N05 में। डिफरेंस किस में आएगा? N05 में आएगा। तो यहां पर आपको कैंट साइकिल यूज में लेनी पड़ेगी। किसको यूज में लेनी पड़ेगी? कैंट साइकिल को आपको यहां पर यूज में लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए हम इसको कैसे यूज में लेंगे। देखिए N04 के बाद आप क्या करते हो? यहां पर, यहां तक तो सेम ही रहेगा ना। यहां तक आप क्या करोगे? इन सभी को सेलेक्ट करोगे, टूल को वहां ले जाओगे, वहां सेलेक्ट करोगे, कूलेंट ऑन करना है, स्पिंडल ऑन करना है। अब देखिए क्या होता है। N05 आपका टूल कहां पर है? X2 Y6 Z2 यहां पर है। अब आप टूल को अंदर भेजोगे और बाहर निकालोगे। तो अंदर भेजने के लिए बताइए G01, ठीक है, Z माइनस का 10, Z माइनस 10, थिकनेस माइनस 10 ले लो, एंड ऑफ फीड दे दीजिए, फीड टू एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसको मैं वापस बाहर निकालना है। सर ये तो आप वही काम कर रहे हो। बिल्कुल, अरे एक बार तो करना ही पड़ेगा ना, एक बार तो मैं करना पड़ेगा। G00 Z2 एंड ऑफ ब्लॉक। अब क्या करना है हमें? ये वाली कमांड रिपीट करनी है। ये वाली कमांड क्या करनी है? हमें रिपीट करनी है। ये वाली कमांड हमें क्या करनी है? रिपीट। अंदर डालना है, बाहर निकालना है, अंदर डालना है, बाहर निकालना है, अंदर डालना है, बाहर निकालना है। तो अब देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए N07 में अब मैं यूज में ले रहा हूं कैंट साइकिल। और कैंट साइकिल ऑन किससे होती है बताइए? कैंट साइकिल ऑन होती है आपकी G81 से। किससे होती है? G81 से होती है। तो देखिए कैंट साइकिल को मैं यूज में ले रहा हूं G81। तो G81 का मतलब है कि इसके ऊपर की जो कमांड होगी वो रिपीट होगी, इसके ऊपर की जो कमांड होगी वो रिपीट होगी। अब आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कमांड कहाँ रिपीट करनी है, ये वाली कमांड कहाँ रिपीट करनी है। देखिए अब मैं लिख रहा हूँ इस कमांड को, ये जो आपके 5 और 6 वाली कमांड है, इस कमांड को आपको रिपीट करना है 4 and 4 पर। तो आप लिखिए G81 X4 Y4 एंड ऑफ ब्लॉक। बस इतना लिख दीजिए, ये अपने आप समझ जाएगा। अंदर डालना है, बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद N08 हमने कैंट साइकिल को ऑन कर दिया है। हमने कैंट साइकिल को क्या कर दिया है? ऑन कर दिया है, ठीक है। अब मैं वापस कैंट साइकिल का यूज करूंगा G81। अब मुझे ये वाली कमांड कहां अप्लाई करनी है? 6 और 2 पर। तो यहां लिख लीजिए X2 X6 Y2 एंड ऑफ ब्लॉक। तो आपको बार बार ये लिखना नहीं पड़ा, आपको ये 5 और 6 वाला जो टर्म है वो बार बार आपको लिखना नहीं पड़ा। केवल 8 टर्म तक ही आपका मशीनिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। 8 टर्म तक ही आपका मशीनिंग ऑपरेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब जब आपने कैंट साइकिल को स्टार्ट किया है तो कैंट साइकिल को स्टॉप भी करना पड़ेगा। तो कैंट साइकिल को स्टॉप कैसे करेंगे? N09 कैंट साइकिल को हम स्टॉप करते हैं G80 से। किससे करते हैं? G80। और ये हो जाएगा आपका एंड ऑफ ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा आपका? एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद आपने क्या क्या कर रखा था? उसके बाद में आपने स्पिंडल को स्टार्ट कर रखा था, कूलेंट को स्टार्ट कर रखा था, उसको स्टॉप करेंगे। सो जी कोड यूज में लेंगे और M कोड यूज में लेने वाले। देखिए अब N10। अब आपको क्या करना है? स्पिंडल को स्टॉप करना है। तो स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए कोड क्या होता है? M05। कूलेंट को स्टॉप करना है, उसके लिए कोड क्या होता है? M09। तो यहां लगा दीजिए M05 M09 एंड ऑफ
ब्लॉक। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप अपने टूल को प्रीसेट करते हो और प्रोग्राम को स्टॉप करते हो। तो कैसे करते हैं, Z92 और क्या होता है आपका M02 एंड ऑफ ब्लॉक। तो 11 में ही कंप्लीट हो गया, 11 में ही कंप्लीट हो गया। लेकिन पिछले में जब हमने कैंट साइकिल यूज में नहीं ली थी, उसमें आपका 11 में कंप्लीट नहीं हो रहा था, उसमें आपका 11 में कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो एक बार इस पूरी प्रोग्रामिंग को आपको खुद वापस करना है, तभी ये समझ आएगी। एक बार आपको इस प्रोग्रामिंग को खुद को वापस करना ही पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पता चल गया कि सर यहाँ सीक्वेंस नंबर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, सीक्वेंस नंबर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो आपको कैंट साइकिल के बारे में इतना जानना जरूरी है कि इसका यूज कहाँ होता है और इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसका यूज हम कैसे करते हैं। सो दिस इज द प्रोग्रामिंग, और इस फॉर्मेट को हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, वर्ड फॉर्मेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे हम कहते हैं वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट कहते हैं। अब एक चीज आपको मैं जो बार बार कहता आ रहा हूं कि अगर कोई कमांड रिपीट नहीं हो रही है, अगर कोई कमांड रिपीट नहीं हो रही है, उसका मतलब वो क्या है, कंटिन्यूएशन में है। उसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूएशन में है। तो आपको अगर कमांड को स्टॉप करना हो तो आपको स्टॉप कमांड देनी ही पड़ेगी। आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो जहां जहां हमने जो कमांड दी थी उसको स्टॉप भी करना पड़ता है। स्पिंडल ऑन करने के लिए हमने कमांड दी थी, तो स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए भी हमें कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, स्पिंडल को हम यहाँ इस पोजीशन पे लेके आए थे, तो आपको वापस उसको होम वाली पोजीशन में पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो हमें प्रोग्राम को स्टॉप भी करना पड़ेगा। हमने कूलेंट को ऑन किया तो हमें कूलेंट को स्टॉप भी करना पड़ेगा। तो आपका जो आपका एनसी प्रोग्रामिंग होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग होता है, वो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, वो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनसी मशीन्स एंड सीएनसी मशीन। एनसी मशीन्स और सीएनसी मशीन्स में क्या डिफरेंस होता है। अब जितना आपको याद रखना था वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, ये पॉइंट्स मैंने आपको क्लास में स्टार्टिंग में जब हमने सीएनसी पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें आपको मैं थोड़ा बहुत हिंट दे के आगे बढ़ा था। इन पॉइंट्स के बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया था और उसके बाद ही मैंने आगे पढ़ाना स्टार्ट किया था। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएनसी, एनसी एंड सीएनसी। एनसी एंड सीएनसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये तो आप खुद मैं पॉइंट बता दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स का ही डिफरेंस होता है। होती दोनों ही ऑटोमेटिक है, होती दोनों ही क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। बात हम करते हैं कि जो हम प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो किस मेथड से दे रहे हैं, किस मेथड से दे रहे हैं। तो जो आपकी एनसी मशीन्स होती है, अगर मैं बात करता हूँ एनसी मशीन्स की, तो एनसी मशीन्स में हम क्या करते हैं, एनसी मशीन्स पर हम मैग्नेटिक पंच यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक पंच टेप हम यूज़ में लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फीड करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फीड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एनसी मशीन्स की, तो एनसी मशीन में क्या यूज़ होती है, एनसी मशीन्स में आपके यूज़ होती है मैग्नेटिक पंच टेप्स। क्या यूज़ होती है, मैग्नेटिक पंच टेप यूज़ में ली जाती है। ठीक है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होता है, कंप्यूटर वगैरह नहीं होता है। ये जो आपकी मैग्नेटिक पंच टेप होती है, इसमें जो हम डाटा स्टोर करते हैं, ये रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक या पेपर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्लास्टिक या पेपर की बनी होने के कारण जो आपकी ये पंच टेप होगी, उसमें जो आप डाटा स्टोर कर रहे हो, पंच टेप खराब हो जाने के कारण वो डाटा स्टोरेज रिलायबल नहीं होगा, वो डाटा स्टोरेज रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पंच टेप होती है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक या पेपर की बनी होती है। नेक्स्ट थिंग, एक बार जो आपने पेपर में या फिर प्लास्टिक में, यानी आपने पंच टेप में डाटा फीड कर दिया, तो वो डाटा क्या हो जाएगा, परमानेंट डाटा हो जाएगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो पूरी की पूरी एंटायर टेप को चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें रिजिडिटी ज़्यादा है। अगर आप कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज करना चाहते हो, गलती से हमने कुछ दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो उस कंडीशन में आपको पूरी की पूरी टेप चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डाटा एक बार फीड होने के बाद चेंज नहीं होता है। इसमें ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम डाटा को चेंज कर दें।
ठीक है, हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डाटा को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटायर टेप को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंटायर टेप को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। रीप्रोग्रामिंग हम इसमें नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, रीप्रोग्रामिंग हम इसमें नहीं कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में आप रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, लेकिन पंच टेप में आप रीप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। पंच टेप में जो डाटा स्टोर होता है दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द चैनल्स, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द चैनल्स। अगर मैं आपको पंच टेप का डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। देखिए, इसके सेंटर में होल्स होते हैं, सेंटर्स में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, दिस इज द होल्स, और इसके यहाँ पर चैनल दिए जाते हैं। ठीक है, चैनल कैसे दिए जाते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं 8, सो दिस विल बी द 1 2 3 and 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चैनल्स आर 8, सो दिस विल बी 1 2 3 4। तो 4 आपके इस तरफ होंगे, 4 आपके इस तरफ होंगे। ठीक है, तो अपने नंबरिंग कर देते हैं। सो दिस विल बी द 1 2 3 4, ये होगा आपका 5 6 7 8, सो दिस विल बी 5 6 7 8, 5 6 7 8। इनका यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि इनमें कैसे कैसे डाटा फीड होता है। तो जो आपके 1 से जो 4 होते हैं उनमें हम नंबर्स को फीड कर सकते हैं। किसको फीड कर सकते हैं, नंबर्स को फीड कर सकते हैं। सो आपका जो 1 to 4 होगा इट विल बी यूज्ड फॉर द नंबरल्स, इट विल बी यूज्ड फॉर द नंबरल्स। जो आपका 5 होता है, जो आपका 5 होता है वो होता है पैरिटी चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए, पैरिटी चेक करने के लिए कि आपकी जो पैरिटी है वो ओड है या फिर इवन है। आपकी जो पैरिटी है वो ओड है या फिर इवन है। जो आपका 6 and 7 होता है, 6 and 7, इट इज यूज फॉर द अल्फ़ाबेट्स, इट इज यूज फॉर द अल्फ़ाबेट्स। जो आपका 8 होता है, बताइए लास्ट में हम क्या यूज में लेते हैं, एंड ऑफ ब्लॉक। 8 क्या होता है आपका, एंड ऑफ ब्लॉक। 8 क्या होता है आपका, एंड ऑफ ब्लॉक होता है। तो आपको ये याद रखना है, स्पेशली समटाइम्स आपको पैरिटी चेक का चैनल पूछ लिया जा सकता है। चैनल तो सभी पूछे जा सकते हैं कि नंबर्स कहाँ फीड होते हैं, अल्फ़ाबेट कहाँ फीड होते हैं, और पैरिटी चेक वाला कौन सा चैनल होता है। लास्ट वाला क्या है, एंड ऑफ ब्लॉक। लास्ट वाला क्या है, एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये चीज़ आपको पंच टेप के बारे में याद रखनी है। किसके बारे में याद रखनी है, पंच टेप के बारे में याद रखनी है। नाउ कम टू द सीएनसी। सीएनसी में क्या होता है, अब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि सीएनसी में क्या क्या नए नए फीचर्स है, सीएनसी में क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या सीएनसी में टेप्स यूज़ में हम लेते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करते हैं सीएनसी की, तो सीएनसी में टेप्स हम यूज़ में नहीं लेते हैं। सीएनसी में हम टेप्स यूज़ में हम नहीं लेते हैं। हम किसको यूज़ में लेते हैं, हम लेते हैं सॉफ्टवेयर्स को। किसको यूज़ में लेते हैं, सॉफ्टवेयर को। हम प्रोग्रामिंग किस में करते हैं, सॉफ्टवेयर में तो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इन सीएनसी टेप्स आर रिप्लेस्ड बाय सॉफ्टवेयर। बहुत ईजी चीज़ है ये, यहाँ पर बहुत इजी चीज़ें हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये तो आपको खुद को पता है। सीएनसी का नाम ही है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल। तो इसमें कंप्यूटर होगा, तो कंप्यूटर होगा तो सॉफ्टवेयर होगा, और सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को फीड करेंगे। क्या करेंगे, प्रोग्राम को फीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। यहाँ पर एक हमारे लिए बहुत बड़ी रिलायबिलिटी है कि यहाँ हम प्रोग्राम को री एडिट कर सकते हैं। प्रोग्राम को री एडिट कभी भी हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। कभी भी हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के कारण इससे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग। इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर हम बात करें एनसी की, दिस इज द फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग। अगर हम बात करते हैं एनसी की, उसमें थी रिजिड प्रोग्रामिंग। उसमें क्या थी, रिजिड प्रोग्रामिंग, क्योंकि एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद अगर आपको कुछ एडिट करना हो तो वो अलाउ नहीं करता है। वो कहता है कि आप पूरी की पूरी टेप को चेंज कीजिए, क्योंकि जो टेप बनी थी वो किसकी बनी थी, वो पेपर और प्लास्टिक की। क्योंकि उसमें एक बार पंच होने के बाद वो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दैट्स वाई उस प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं रिजिड प्रोग्रामिंग, और इस प्रोग्रामिंग को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग कहते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर यूज होने के कारण इसका जो डाटा स्टोरेज था वो बढ़ गया था। इसमें डाटा स्टोरेज लिमिट क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, हाई। इसमें आपके जो डाटा स्टोरेज लिमिट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। और इट इज़ ऑल्सो ए रिलायबल, यह रिलायबल भी है। ये क्या है, रिलायबल भी है। इसमें हम क्या यूज़ में ले सकते हैं, देखो कंप्यूटर है तो हम इसमें हम डिस्प्ले यूज़ में ले सकते हैं, बिल्कुल हम ले सकते हैं, इसका यूज़ ले सकते हैं डिस्प्ले के लिए।
और डिस्प्ले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले हम करेंगे कि जो आपको अगर ट्रेनिंग देनी हो, जो आपको अगर ट्रेनिंग देनी हो और ऐसी लोकेशन पर आपका ट्रेनिंग स्कूल हो जहाँ पर आपकी मशीन्स ना हो, अगर आपको किसी दूसरे प्लेस पर ट्रेनिंग देनी हो वर्चुअली, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्चुअली, तो उस तरीके से जो अगर हम ट्रेनिंग देना चाहें हमारे वर्कर्स को, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले यूज़ में ले सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, GDU, जिसे हम क्या कहते हैं, GDU। तो जो CNC होता है इसमें GDU एक फीचर होता है। क्या फीचर होता है, GDU। GDU मतलब क्या होता है, ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट, ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हो कि CNC मशीन पर वर्क कैसे करना है, तो विद द हेल्प ऑफ GDU आप उसको वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। क्या प्रोवाइड कर सकते हो, वर्चुअल ट्रेनिंग। क्या प्रोवाइड कर सकते हो, वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। आपके इंटरनेट पर ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है, जैसे जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग सिखाई है ना, जो हमने प्रोग्रामिंग यहाँ पे की थी, वहाँ पर आपके इंटरनेट पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, उसमें अगर आप वो प्रोग्रामिंग करते हो तो बता देगा कि आपका टूल किस डायरेक्शन में जाके मशीनिंग करेगा। मतलब आपको वो वर्चुअली बता देगा कि जो आपने प्रोग्रामिंग की है, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोग्रामिंग आपका टूल कैसे मूव करेगा, किस तरीके से मशीनिंग होगी। तो आप सर्च कर सकते हो गूगल में कि आपका जो CNC का जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्चुअल सॉफ्टवेयर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आप सेम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, N011 आप लगा सकते हो, Z91 लगा सकते हो। जो हमने कोडिंग की है ना यहाँ पर पेन और पेपर की हेल्प से, वो कोडिंग आप कंप्यूटर में करके देख सकते हो कि एक्चुअल में वो कोडिंग है भी या नहीं है। ठीक है, तो जो कोडिंग हम करते हैं, अगर हम वो कोडिंग उसमें विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड फीड कर दें, तो आपको डिस्प्ले में शो हो जाएगा कि टूल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे मशीनिंग हो रही है, वर्कपीस की डायमेंशंस कैसे डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द GDU विच इज यूज्ड फॉर द वर्चुअल ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स, वर्चुअल ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर विदाउट यूजिंग द मशीन, विदाउट यूजिंग द मशीन। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपके CNC और NC में ये डिफरेंस होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ DNC की। DNC भी कितनी होती है, 2 होती है। तो वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट होती है आपकी डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल और दूसरी होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिक कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल में क्या होता है, एक कंप्यूटर नंबर ऑफ CNCs को कंट्रोल करता है। सिंगल कंप्यूटर नंबर ऑफ CNCs को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिक कंट्रोल की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो कि एक रिमोट लोकेशन में होता है। उस होस्ट कंप्यूटर की हेल्प से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो कंप्यूटर होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज वाले जो कंप्यूटर होंगे वो आगे फर्दर नंबर ऑफ CNCs को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक आपको ड्रॉबैक भी बताया था कि अगर होस्ट कंप्यूटर फेल हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम स्टैंड स्टिल हो जाएगा, वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबको ऑपरेट करने वाला ही होस्ट कंप्यूटर है। इसलिए उसको एक रिमोट लोकेशन में रखा जाता है ताकि उसकी कुछ ना कुछ क्या रहे, सिक्योरिटी रहे। बिल्कुल सही है, तो ये चीज़ आपको इन दोनों के लिए याद रखनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एडेप्टिव न्यूमेरिक कंट्रोल। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। एडेप्टिव न्यूमेरिक कंट्रोल, adaptive numeric control. So the difference between NC and CNC machine has been completed. मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि DNC कैसे फंक्शन करती है। So ANC, what is ANC? ANC is the adaptive numeric control. एडेप्टिव न्यूमेरिक कंट्रोल, ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें आपको कोड्स वगैरह भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चूज़ करते हैं। किसको चूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चूज़ करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उससे डिपेंडेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स, उससे डिपेंडेंट जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टॉर्क, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, टॉर्क, और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है आपका फीड, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट, फीड, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट। तो टॉर्क अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर आपको इसको कंट्रोल में करना है तो आप फीड, स्पीड और डेप्थ ऑफ कट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फीड, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्क इन पर क्या है, डिपेंडेंट है।
कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिनको कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये किस में होता है, आपके ANC में होता है। किस में होता है, आपका ANC में होता है। तो ANC में ध्यान रखना है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन चूज करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर जो डिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं पावर का एग्जांपल लेता हूं, देखिए पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पावर है तो हम किसको कंट्रोल करेंगे, टॉर्क को। तो टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हमें किसे कंट्रोल करना पड़ेगा, फीड स्पीड और डेप्थ ऑफ कट को। तो फाइनली आपका कौन कंट्रोल हो जाएगा, पावर कंट्रोल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिपेंडेंट पैरामीटर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किसको सेलेक्ट करके किसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द एडेप्टिव न्यूमेरिक कंट्रोल, दिस इज द एडेप्टिव न्यूमेरिक कंट्रोल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर मशीनिंग सेंटर। कि मशीनिंग सेंटर क्या होता है, मशीनिंग सेंटर क्या होता है। तो देखिए मशीनिंग सेंटर क्या होता है, मशीनिंग सेंटर में बहुत सारे टूल्स होते हैं। जो आपका मशीनिंग सेंटर होगा, मशीनिंग जो सेंटर होगा उसमें बहुत सारे टूल्स होंगे, इसलिए हम इसे कह सकते हैं हब ऑफ टूल्स। इसमें हब ऑफ टूल्स होंगे, बहुत सारे टूल्स होंगे। से फॉर एग्जांपल आपके इसमें ड्रिलिंग का टूल होगा, बोरिंग का टूल होगा, ठीक है। इसमें आप ले सकते हो काउंटर सिंकिंग के लिए भी टूल होंगे, ठीक है। आप लिख सकते हो इसमें स्पॉट फेसिंग के लिए भी टूल है। तो इसमें बहुत सारे टूल्स होंगे, मतलब एक ही मशीन पर नंबर ऑफ टूल्स होंगे और उसे हम कहते हैं मशीनिंग सेंटर। उसे हम क्या कहते हैं, मशीनिंग सेंटर। अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन करने हैं एक ही टाइम में, आपको यहाँ पर मिलिंग करनी हो, यहाँ पर इसके ड्रिलिंग करनी हो, होल प्रोड्यूस करना हो, ठीक है, यहाँ पर ड्रिलिंग करनी हो, यहाँ पर ड्रिलिंग करनी हो, इसके बैक साइड ड्रिलिंग करनी हो, इसके इस तरफ वाली सरफेस पर ड्रिलिंग करनी हो, ठीक है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वर्कपीस पर एट ए टाइम आपको नंबर ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस करने हो तो हम यूज में लेते हैं मशीनिंग सेंटर। हम क्या यूज में लेते हैं, मशीनिंग सेंटर। इसमें नंबर ऑफ टूल्स होते हैं और हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टूल्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि इसकी ऐसी कौन सी सरफेस है जिस पर मशीनिंग पॉसिबल ही नहीं है, बताइए। इसकी जो बॉटम सरफेस है उस पर मशीनिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको आप होल्ड कहाँ करोगे, बॉटम सरफेस पे तो होल्ड करोगे, हवा में थोड़ी लटकेगा कि हम उसके 6 फेसेस पर मशीनिंग करें, नहीं। एक्सेप्ट द बॉटम सरफेस, हम सभी सरफेस पर मशीनिंग कर सकते हैं। जो आपका मशीनिंग सेंटर होता है इसमें यूज में आता है ATC। क्या यूज में आता है, ATC। इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर। इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो मतलब इसमें टूल भी ऑटोमेटिक चेंज होता है, टूल भी क्या होता है, ऑटोमेटिक चेंज होता है। देखिए कैसे होता है, ये भी बहुत सिंपल है। इसका डायग्राम देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिक टूल कैसे चेंज होता है। ऑटोमेटिक टूल कैसे चेंज होता है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए आपके पास यहाँ पर टूल पैलेट्स होंगे, यहाँ नंबर ऑफ टूल्स लगे होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट डायमेंशंस के ड्रिल लगा देता हूँ। सो दिस इज द टूल नंबर 1, दिस इज द टूल नंबर 2, दिस इज द टूल नंबर 3, दिस इज द टूल नंबर 4। ये आपका क्या है, ये टूल पैलेट है। ये क्या है आपका, टूल पैलेट। ये क्या आपका, टूल पैलेट है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका एक ATC सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है, ATC। विद द हेल्प ऑफ दैट ATC सिस्टम हम क्या करेंगे, टूल्स को चेंज करेंगे। टूल मतलब यहाँ पर ऐसे टूल लगे होंगे, ये आपका एक ड्रिल लगा है, यहाँ एक दूसरा ड्रिल लगा है, यहाँ एक तीसरा ड्रिल लगा है, यहाँ एक फोर्थ ड्रिल लगा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका इस तरीके से टूल चेंज होगा। देखिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इजी है। देखिए समझ आ गया होगा। से फॉर एग्जांपल देखिए, विजुअलाइज कराना पड़ेगा आपको। ये आपका टूल लगा है और ये आपका कोई टूल चेंजिंग आर्म है। ये क्या करेगा, ये आपका टूल है, ये आपकी आर्म ऐसे आएगी, टूल को पकड़ेगी, बाहर निकालेगी, मशीनिंग ऑपरेशन करेगी, वापस ऐसे आएगी, ये टूल को यहाँ छोड़ेगी, निकल जाएगी। अगर मान लो अब इसको दूसरा टूल यूज़ करना हो तो ये वापस ऐसे आएगा, टूल को होल्ड करेगा, ठीक है, ये हाथ नहीं है, फिर ये बाहर निकलेगा टूल, ये जहाँ पर मशीनिंग करना था वहाँ मशीनिंग करेगा, ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, टूल को अंदर रखेगा, बाहर चला जाएगा। सो दिस विल बी द टूल चेंजर, दिस विल बी द टूल चेंजर। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो मशीनिंग ऑपरेशन का जो क्राइटेरिया होता है कि जो जो मशीनिंग आप ऑपरेशन कर सकते हो वो बढ़ जाता है। आप एक साथ ड्रिलिंग कर सकते हो, फेसिंग कर सकते हो, नर्लिंग कर सकते हो,
आप नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ कर सकते हो। जो ऑपरेशन आप करना चाहते हो उनके रिस्पेक्टिव टूल को आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, टूल पैलेट में लगाना पड़ेगा, और टूल चेंजर अपने आप ही टूल को लेके आएगा, मशीनिंग करेगा और वहीं वापस टूल पैलेट में रख देगा। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय ATC, व्हाट इज द मशीनिंग सेंटर। तो मशीनिंग सेंटर इज ए हब ऑफ टूल्स। मशीनिंग सेंटर इज ए हब ऑफ टूल जिसमें हम नंबर ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसमें हम यूज में लेते हैं ATC, दैट इज ऑटोमेटिक टूल चेंजर। उसमें ऑटोमेटिक टूल चेंज होता है जिसमें एक टूल चेंज करने के लिए एक आर्म होती है, चेंज आर्म होती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या करते हैं, टूल को होल्ड करते हैं और वहीं पर हम क्या कर देते हैं, वापस लाके रख देते हैं। तो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं वर्बली क्वेश्चंस बोलूंगा, उसका आपको आंसर करना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन number is not given in your sheet. So the next question is consider following components. हमें following components को consider करना है, ठीक है। क्या क्या components है उनको हमें consider करना है, और मैं components यहाँ लिख रहा हूँ। पहला है a dedicated computer, दूसरा है bulk memory, दूसरा है आपका bulk memory, तीसरा है आपका थर्ड वन इज द टेलीकम्युनिकेशन लाइन, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड फॉर DNC, विच ऑफ दीज रिक्वायर्ड फॉर DNC, बताइए DNC के लिए हमें क्या क्या चाहिए, DNC सिस्टम के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक डेडिकेटेड कंप्यूटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बल्क मेमोरी चाहिए, हाँ प्रोग्राम को सेव करने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन लाइन भी तो चाहिए, तो यहाँ पर हमें तीनों चाहिए, 1, 2 एंड 3। सो दिस विल बी द क्वेश्चन। ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर फॉलोइंग एडवांटेज, दीज आर द एडवांटेज, कंसिडर फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ DNC सिस्टम। DNC सिस्टम का एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूं, आपको बताने कौन कौन से है या नहीं है। पहला है टाइम शेयरिंग, पहला है आपका टाइम शेयरिंग, दूसरा है आपका ग्रेटर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज, वेरी गुड, ग्रेटर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज, आंसर आ चुका होगा सभी का। थर्ड है आपका रिमोट कंप्यूटर लोकेशन, रिमोट कंप्यूटर लोकेशन। बताइए कि DNC सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज है। बिल्कुल रिमोट कंप्यूटर लोकेशन बिल्कुल सही है। एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो कि रिमोट लोकेशन पर होता है, फिर आपका ग्रेटर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज, फिर आपका ग्रेटर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आपका टाइम शेयरिंग, तो तीनों ही सही है ना, तो 1, 2, 3 ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका CNC का पार्ट कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।